हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले PQLI के बारे में पढ़ा था। सेम एज ऐसा का ऐसा हमारा HDI है, बस दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इसलिए PQLI आज इतना प्रसिद्ध नहीं रहा जितना कि HDI, क्योंकि PQLI में जो हमने सबसे बड़ी मेन कमी बताई थी कि वो ये बताई थी कि इसमें प्रति व्यक्ति आय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आती है। जैसे मैंने बताया, UNO भी दो देशों में तुलना करने के लिए, एक देश के आर्थिक विकास को देखने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट प्रति व्यक्ति आय को पढ़ते हैं, जबकि PQLI में यानी मोरिस डोब के द्वारा इसको शामिल नहीं किया। उसने केवल 3 ही एलिमेंट लिए थे: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर HDI में कुछ सुधार किए गए हैं। सबसे बड़ा सुधार क्या है इसमें कि HDI किसी एक इकोनॉमिस्ट द्वारा डेवलप किया हुआ सूचकांक नहीं है और न ही किसी के व्यक्तिगत संस्था द्वारा। ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये जीके का क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। HDI किसके द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आपको सीधा सा लिखना है UNDP। क्या लिखोगे? UNDP। क्लियर? तो UNDP UNO की एक संस्था है। वो हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है और यह कार्य वह 1990 से कर रही है। तो मानव विकास का अर्थ क्या है? लोगों के चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया और उनके द्वारा प्राप्त किया गया कल्याण का स्तर ही मानव विकास का मुख्य सूचक है। अर्थात मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय चयन क्षमता का विस्तार होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह क्षमताएं अनंत हो सकती हैं और समय अनुसार इन्हें बदला भी जा सकता है, लेकिन इसमें से 3 ऐसी प्रमुख हैं जो विकास की सभी अवस्थाओं में होती हैं। तो यहाँ पर 3 कौन सी? मानव द्वारा लंबे एवं स्वस्थ जीवन की अभिलाषा, ज्ञान अर्जन, अच्छे रहन स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो संसाधन होते हैं उन तक पहुँच होना, एक्सेस होना हमारी। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 हम बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इसकी गणना करने के लिए हम कितने सूचकांकों का प्रयोग करेंगे? 3 सूचकांकों का हम प्रयोग करेंगे। और वो 3 सूचकांक क्या है जो हमारे स्क्रीन पर साफ नज़र आ रहे हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा, वही जो मोरिस डोब ने लिया था, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। दूसरा क्या है? शिक्षा प्राप्ति। यहाँ शिक्षा प्राप्ति, वहाँ साक्षरता थी, यहाँ शिक्षा है। यहाँ पर HDI में शिक्षा प्राप्ति के लेवल बना दिए, प्राइमरी, मिडल, हायर एजुकेशन। तो यहाँ शिक्षा प्राप्ति है, ठीक है। साक्षरता नहीं लिखनी है हमें, एजुकेशनल अटेनमेंट है ये, ओके। शिक्षा प्राप्ति और ज्ञान से संबंधित है। और तीसरा हमारा है जीवन स्तर का सूचकांक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये जीवन स्तर का सूचकांक क्या है? ये है प्रति व्यक्ति आय, यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल किया गया है। क्रय शक्ति की वास्तविक क्या होती है? परचेजिंग पावर। एक देश की कितनी परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि हमें जो आय मिलती है उससे हम कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं। अगर उससे हम ज़्यादा खरीद सकते हैं तो हमारी वास्तविक आय अधिक है, और उससे हम कम खरीद सकते हैं तो हमारी वास्तविक आय कम होती है। इकोनॉमिक्स में रुपये यानी अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ पर बस ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो क्रय शक्ति है उससे हम मार्केट में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। अगर हम ज़्यादा खरीद सकते हैं तो हमारी वास्तविक आय ज़्यादा, और हम कम खरीद सकते हैं तो कम है। यही वास्तविक सूचकांक माना जाता है। तो तीसरा सूचकांक इसमें क्या लिया HDI में? जीवन स्तर का सूचकांक। जीवन स्तर का सूचकांक मतलब हमारी क्रय शक्ति क्या है, हम किस तरह का जीवन जीते हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है, हमें कितनी सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं, कितनी हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, आवास की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है। तो इन घटकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके 3 घटक हो गए जो हमने बताया: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा की प्राप्ति, और तीसरा हमारा वही जिसमें शिक्षा की प्राप्ति को मैंने बता दिया। इसमें केवल एक स्तर को नहीं लिया गया है, क्योंकि साक्षरता दर तो क्या होती है कि 7 वर्ष से ऊपर
कि कोई भी व्यक्ति XYZ वो किसी भी भाषा को लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसे ही हम साक्षरता दर कहते हैं। लेकिन शिक्षा की प्राप्ति एक अलग फेनोमेना है। शिक्षा क्या होती है कि कितने व्यक्ति साक्षर के साथ साथ कितना उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, यानी हायर एजुकेशन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया, फॉर्मल एजुकेशन भी इसके अंतर्गत शामिल है। और तीसरा हमने समझा ही दिया जीवन स्तर। तो हम जो भी लेते हैं प्रति व्यक्ति आय वो हम डॉलर में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो तीनों सूचकांक में तरीका वही है। इसमें भी हम क्या लेंगे, वास्तविक मूल्य और न्यूनतम मूल्य को हम लेंगे। वास्तविक मूल्य और न्यूनतम मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक मूल्य और न्यूनतम मूल्य को कैसे लेंगे हम, जैसे यहाँ दिखाया गया है। जीवन प्रत्याशा की उच्चतम सीमा क्या ली है, 85 वर्ष। न्यूनतम क्या ली है, 25 वर्ष। ALR क्या लिया है हमने, 100% और न्यूनतम 0। जीवन प्रत्याशा कितनी ली है यहाँ पर, यानी कि प्रति व्यक्ति आय GDP डॉलर्स में। तो यहाँ कितना लिया है हमने, $40,000 और न्यूनतम कितनी ली है, $100। तो यहाँ पर हमने 2001 का ही मानव विकास सूचकांक का जो मॉडल लिया है, 2001 का ही हमने लिया है। तो 2001 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी ली हमने, 63.3 वर्ष। ओके। और शिक्षा प्राप्ति का सूचकांक कितना आया हमारा, 0.575। ओके। और प्रति व्यक्ति आय GDP के आधार पर, जिसे हम कहते हैं PPP, तो वो कितनी ली हमने, $2,256, $2,256। तो इसके आधार पर हमने भारत का सूचकांक तैयार किया। तो भारत का सूचकांक कितना आया, जीवन प्रत्याशा का सूचकांक कितना आया हमारा, 0.64। और शिक्षा का अटेनमेंट का, शिक्षा प्राप्ति का हमारा कितना आया, 5.57, जो नीचे है ये वाला। एक और बात स्टूडेंट्स, हमें ये कैलकुलेशन एग्जाम्स में करके नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ मेन बात लिखनी, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर के रूप में आएंगे तो आपको ये एक्सप्लेन नहीं है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है। आपको इतनी बात, आपको सिर्फ मेन बातें लिखनी है कि ये सूचकांक किसने दिया, इस सूचकांक का मीनिंग क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट शामिल करते हैं, और ये जो टेबल हमने दी थी कि न्यूनतम और उच्चतम वैल्यू क्या हैं, क्लियर। और इसमें एक एग्जाम्पल जैसे हमने भारत का दे दिया, बस सीधा इनके सूचकांक लिखने और उसे सूचकांक को कितने से डिवाइड करना है, इसका भी सेम वैसे ही औसत निकलेगा। औसत निकालने के लिए वही तरीका है कि तीनों को कितने से भाग करें, 3 से भाग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सूचकांक HDI से कितना आया, 0.59, 0.59। तो भारत का यहाँ पर HDI भी बहुत कम है। तो HDI में भी जो स्केल आता है उसे 0 to 1 किस स्केल पर रखा जाता है, 0 to 1 पर रखा जाता है, जिसमें इसमें यहाँ दिखाया भी गया है। मेरा ये टेबल दे दी इसको बढ़ाकर कि उच्च मानव विकास वाले देश इस श्रेणी में HDI का मूल्य क्या आएगा, 0.8 या इससे अधिक। और मध्यम मानव विकास वाले देश क्या होंगे, जिनका HDI 0.5 से 0.8 के बीच में है। तो भारत का HDI क्या है, मध्यम मानव विकास। तीसरा है निम्न मानव विकास, इसमें कौन से देश आएंगे, जिनकी HDI 0.5 से नीचे है। तो 1990 से भारत मध्यम मानव विकास वाला ही देश बना हुआ है। और भारत 175 देशों की सूची में भारत का जो रैंक आता है, क्योंकि HDI में एक रैंक नंबर दिया जाता है, जिसमें भारत का रैंक है वो काफ़ी नीचे आता है। जैसे मैं एक टेबल को आपको दिखा भी देती हूँ, ये टेबल देखिए। इस टेबल में हमने क्या दिखाया गया है, नॉर्वे जो यूरोप का एक देश है, उसका रैंक है 1, जिसका HDI आता है 0.944। अमेरिका का है 0.937 और 7वें नंबर पे है। जबकि इसी सूचना इसमें हम देखें तो भारत का रैंक है 127, यानी 126 देशों का HDI भारत से ऊंचा है। और कितने देश ले रखे हैं यहाँ पर, 175 देशों की सूची में भारत का रैंक 127वां है। तो भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है मानव विकास सूचकांक के हिसाब से। तो HDI
एक बहुत अच्छा तरीका है। और भारत ने भी HDI अपना इंडिविजुअल यानी अपने जो राज्य हैं उनका HDI का माप शुरू कर दिया है। और वो 2006 से भारत भी अपनी HDI की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें केरल का पहला रैंक आता है और आपके हरियाणा का तो काफ़ी नीचे आता है, 7वां 8वां नंबर आता है। तो केरल का पहले नंबर पर आता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की केरल से ज़्यादा है, लेकिन साक्षरता यानी कि मैंने अभी बताया शिक्षा का स्तर और जीवन प्रत्याशा ये केरल की हरियाणा से ज़्यादा अच्छी हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा होने से हम ऊंचे रैंक पर नहीं आ सकते। यही HDI की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें एक एलिमेंट शामिल नहीं किए गए, 3 किए गए। इसीलिए केरल की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम होते हुए भी हरियाणा से कम होते हुए भी उसका रैंक पहला आता है। तो मानव विकास सूचकांक की कुछ कमियाँ हैं। कमियां क्या हैं, कुछ कमियां भी हम बताएंगे। और वे कमियां देखिए स्क्रीन पर पहले कि केवल सापेक्षिक माप के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, यानी HDI का प्रयोग सिर्फ सापेक्षिक माप का मतलब तुलना करने के लिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो सूचकांक में अवहेलना की गई, जैसे शहरीकरण, है ना, साफ सफाई, शिशु मृत्यु दर, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, इनको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। वैसे भी हम किसी भी एलिमेंट के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, लेकिन हर चीज़ में गुण है और उसकी सीमाएं हैं। तो आर्थिक विकास का माप करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसमें हम कुछ आर्थिक तत्वों को शामिल कर लेते हैं और कुछ अनार्थिक तत्वों को, जो पहले भी हम एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वहाँ पर वो वीडियो देखिए जिसमें आर्थिक विकास के आर्थिक और अनार्थिक तत्वों का विश्लेषण किया गया है। तो इस तरह से इन विभिन्न तत्वों के माध्यम से हम 2 देशों में तुलना भी करते हैं आर्थिक विकास की और एक देश के आर्थिक विकास को देखते भी हैं। थैंक यू।